हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं टोटल चैप्टर इसमें कितने हैं। फिजिक्स के बुक के अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं क्लास 11th की। पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन इसको मेजरमेंट भी कहा जाता है। और दूसरा चैप्टर है मोशन 1D। तीसरा है मोशन इन अ प्लेन। चौथा है लॉज ऑफ मोशन। पांचवा है वर्क एनर्जी एंड पावर। छठा है सेंटर ऑफ मास। सातवां चैप्टर है रोटेशनल मोशन। छठा आठवां है ग्रेविटेशन। नौवां चैप्टर है सॉलिड और 10वां है फ्लूइड। 11वां है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड 12वां चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, केटीजी की फुल फॉर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एसएचएम एंड वेव। ये टोटल 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर को हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। कभी कभी बीच में मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारी आगे इन 14 चैप्टर में मदद हो। कभी कभी थोड़ी बहुत बेसिक मैथ भी बताऊंगा क्योंकि बेसिक मैथ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास 10th के बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं कि कोई बच्चा फिजिक्स लेता है, बायोलॉजी लेता है तो वो मैथ नहीं लेता है, और जो मैथ लेता है तो वो बायोलॉजी नहीं लेता है। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th में फिजिक्स तो ली है लेकिन साथ में बायोलॉजी ली है। अब बायोलॉजी वाले के पास मैथ नहीं होती तो उनको थोड़ा मैथ में वीक हो जाते हैं। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं और कभी कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में बताऊंगा जिससे हमारी फिजिक्स आगे चल के आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहली, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना। जिस जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। मास, इस पेन का मास कितना मास है, मान लीजिए 10 ग्राम का पेन है ये, तो हमने इसको मेजर कर लिया। लेंथ, कितने सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर का पेन है तो हमने इसकी लेंथ को भी मेजर कर लिया। टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकंड्स में, मिनट में एंड आवर में। तो ऐसी और भी चीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते, जिनका हम कोई मेजरमेंट ही निकाल नहीं सकते। पहला क्या है, जैसे एग्जांपल ले लो, लव, प्यार। कितना प्यार, 5 किलो प्यार करा उसने। 5 किलो कोई प्यार होता है ना, प्यार की कोई मेजरमेंट नहीं है। कभी कभी प्यार बहुत 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 ज्यादा भी होता है, कभी कभी प्यार बहुत कम भी होता है। धोखा, 10 सेंटीमीटर का धोखा दिया, ऐसा कोई कहता नहीं, कहता ना, आप कभी आपने सुना होगा ऐसा, क्योंकि इन इन ऐसे वर्ड की कोई मेजरमेंट नहीं होती है। मार, कितनी मार पड़ी, आज मेरे को मेरे पापा से 50 टन की मार पड़ी, नहीं, कोई नहीं कहता होगा ऐसा। मार पड़ी, मार कम भी पड़ सकती है, ज्यादा ही पड़ सकती है, कोई उनका मेजरमेंट नहीं है और हम उनको मेजर भी नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दो चीजें आ गई, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप, ये एक पेन का कैप है ये, इसको हमने एक बेसिक रेफरेंस मान लिया। अब इसको रेफरेंस मानने के बाद अब हम इससे ही किसी और चीज की हम लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने बेसिक रेफरेंस मान लिया कि पेन इतना बड़ा है। अब हमें किसी और, अब हमने पेन का कैप इतना बड़ा है, अब हमें इस पेन का मेजरमेंट निकालना है कि कितना बड़ा पेन है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, ये बेसिक रेफरेंस है, ढक्कन, इसका कैप क्या है, बेसिक रेफरेंस। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर रखा एक कैप, दो कैप और ये 3 कैप। मान लीजिए 3 कैप बराबर ये पेन है, तो हमने इसका बेसिक रेफरेंस निकाल लिया, क्या है, कैप। और ये कितने, कंपेयर, दूसरा ऑप्शन आता है कम, मतलब कंपेयरिंग करना, मतलब इसको इस कैप से हमने इस पेन को कंपेयर करा कि ये पेन कितना बड़ा है, 3 कैप बराबर बड़ा है, कंपेयर करा है हमने इसको। अब देखते हैं इसकी मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है। मेजरमेंट क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग। ये एक मेथड है कंपेयर करने का। कैसे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल, मतलब कि एक प्रोसेस है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पेन कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर टू द बेसिक रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड। हमने इसको क्या मान लिया, बेसिक रेफरेंस मान लिया। अब इसी रेफरेंस से हमने इस पेन की मेजरमेंट करी कि ये पेन इतना बड़ा है। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट।
अपने इसको क्या, इस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, बेसिक रेफरेंस जो हमने माना स्टैंडर्ड, उसी को हमने क्या कह दिया, यूनिट। इसका हमने दूसरा नाम क्या रखा, यूनिट। इसको हम यूनिट कैसे, एक एक कैप क्या है, एक यूनिट है, तो ये पेन कितना बड़ा हो गया, 3 यूनिट बराबर बड़ा हो गया, 3 यूनिट बराबर बड़ा हो गया ये पेन, इस कैप से कंपेयर भी कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट वी नीड टू थिंग्स। अब हम इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, यूनिट, जो हमने पहले ही पता लगा ली है बेसिक रेफरेंस से। और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ये तो चलो एक यूनिट हो गया, अब ये पेन कितना बड़ा है, 3 यूनिट बराबर बड़ा है, मतलब 3 यूनिट बराबर बड़ा है। तो ये 3 क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है किसका, इस क्वांटिटी का। तो इससे हम पता चल गया कि हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसमें हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, यूनिट, दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चीज होती हैं। पहला है, व्हाइल डिफाइनिंग अ यूनिट, यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी कंसिडर्ड, जो हमें देखनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब कि जो यूनिट है उसकी जो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब वो हर जगह मौजूद हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर कुछ अलग बात बोली जा रही है और बाहर, इंडिया से बाहर गए हम, उस चीज, उसी सेम चीज की अलग डेफिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज है यहाँ पर मौजूद वो उधर भी मौजूद होनी चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये मान लो, हमने ये पेन का कैप लिया था, हम इस कैप से इस पेन को हम मेजर कर रहे थे। अब ये कैप इंडिया के अंदर मौजूद है, अगर हम बाहर चले गए इंडिया के बाहर, तो अगर हमें उस पेन को दोबारा मेजर करना है तो हमें इसी कैप का रेफरेंस या इसी कैप की बेसिक यूनिट लेनी पड़ेगी, तभी हम इस पेन को एक स्टैंडर्ड तरीके से मेजर कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एंड इनवेरिबिलिटी, मतलब कि ये एक जैसा ही बना रहे, उसमें कोई बदलाव और कोई चेंज ना आए, कोई चेंज ना आए और हमेशा ऐसे बना रहे। और चौथा क्या है, इम्प्रेसिबिलिटी और परमानेंसी, और वो हर हमेशा मौजूद हो और हमेशा ही रहे। ये चार जो चीज है ये बेसिक, ये होना जरूरी है किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। पहला है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो के विच आर इंडिपेंडेंट, जो कि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, अपने ऊपर ही निर्भर रहे, ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, मतलब किसी और दूसरे पर, दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर ना रहे। जैसे कि दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एनी क्वांटिटी और अदर, अदर क्वांटिटी में मतलब वो किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस भी ना हो पाए और वो अपने ही ऊपर निर्भर रहे। जैसे कि मास, एग्जांपल ले लो, मास, लेंथ, टाइम, ये वो क्वांटिटी हैं जो किसी और पर निर्भर करती नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं दूसरे को, और ये किसी दूसरी क्वांटिटी से खुद को एक्सप्रेस नहीं होने देती। जैसे मास है, मास को सिर्फ मास ही एक्सप्रेस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लेंथ मास को एक्सप्रेस कर रहा, नहीं कर सकता। और ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, हम इसको किसी और क्वांटिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि स्पीड, ये वो क्वांटिटी है, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को क्या कर लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम हो गया। जैसे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, उसी को हम लिख सकते हैं लेंथ। लेंथ एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों के फंडामेंटल के जरिए हम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है स्पीड। वैसी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, एंड मेनी मोर थिंग्स जो हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चैप्टर में हमने क्या क्या चीज पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी होती हैं।
अब हम देखते हैं क्या क्या, आगे आगे देखते हैं क्या चीज है। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में देखते हैं क्या चीज है। पहला जो सिस्टम चलता था यूनिट का, उसको कहते थे एफपीएस। एफपीएस क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। लेंथ की यूनिट थी वहां पर उस वक्त फुट, मास की यूनिट थी पाउंड और टाइम की थी सेकंड, तो सेकंड है ही। अब क्या हुआ, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि ये दौर ब्रिटिश के दौर का था। उस वक्त राजा महाराजाओं का दौर था। कभी कभी क्या होता था, एक राजा था, उसके फुट, फुट किसको कहते हैं? पैर को तो कहते हैं, तलवे को। अब उसके तलवे का लेंथ थी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब वो राजा मर गया, अब उसका बेटा बना राजा। अब उस बेटे के पैर पैर थोड़ा बड़ा था, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। उसके सेंटीमीटर, उसकी लेंथ में थोड़ा चेंज आया, ये थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का एरर आया, इसलिए लेंथ थोड़ी डगमगाने लगी। ज्यादा दिन तक ये सिस्टम नहीं चल पाया। फिर आता है सीजीएस, उसको कहते हैं गॉसियन सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? ये बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया था। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से मुंबई का, एज्यूम कर ले रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई। दो, एज्यूम करा है, वैसे तो बहुत दूर है, एज्यूम थोड़ा थोड़ा आसानी हो जाए। दिल्ली से मुंबई कितना है? 2 किलोमीटर दूर है। अब 2 किलोमीटर है, इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कितना आ गया? 2000 मीटर आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 2000 सेंटीमीटर में करते हैं तो दो जीरो और आएंगे, तो कितना हो गया ये? 100,000 2 लाख सेंटीमीटर दूर है ये। कोई ऐसा बोलेगा आप कहाँ से आए हो? 2 लाख सेंटीमीटर दूर से आए हैं। कोई ज्यादा दिन तक ये भी नहीं चल पाया। फिर आया एम के सिस्टम। एम के सिस्टम में क्या है, ये ज्यादा ना बड़ी यूनिट है ना ज्यादा छोटी यूनिट, ये बीच की यूनिट है। इसको कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एक बात आपने गौर करी, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में एक चीज कांस्टेंट रही, टाइम। टाइम की कभी यूनिट बदली नहीं। वो एफपीएस में भी सेकंड थी, सीजीएस में भी सेकंड और एमकेएस में भी सेकंड है। टाइम कभी बदला नहीं है। चौथा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरे इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल यूनिट थी जो कि चलने लगी। पहला उनको फिर मॉडिफिकेशन करा, मॉडिफिकेशन ओवर द एमकेएस, और इसी एमकेएस को मॉडिफाई करा और 7 फंडामेंटल यूनिट निकाली गई। पहला क्वांटिटी क्या है? मास। दूसरी क्या है? लेंथ। तीसरा क्या है? टाइम। चौथा क्या है? करंट। करंट तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर करंट, एयर करंट, लेकिन नहीं, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर। टेम्परेचर में कौन सा? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, यूनिट है, जिनका हम यूज करते हैं पूरे फिजिक्स के अंदर। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला। अब इनका सिंबल क्या है? मास का सिंबल है केजी, लेंथ का सिंबल है मीटर, और टाइम का सिंबल है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है एम्पियर का ए, टेम्परेचर का सिंबल है केल्विन का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल का सिंबल है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है कैंडेला का सी डी। ये जो क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये 5 तक तो ये फिजिक्स में यूज होती है। छठी यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में यूज होती है। सातवां, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको बस ऐसे नाम याद रख लो, क्योंकि क्वांटिटी है 7 है, तो इसका नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला और सिंबल है सी डी। अब दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, जैसे कि 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई, अब आई 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला क्या है? प्लेन एंगल, और दूसरी क्या है? सॉलिड एंगल। दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, पहली क्या है? प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पहले बाद में बात करें, पहले हम करते हैं प्लेन एंगल की बात। प्लेन एंगल में क्या होता है, एक सर्कल है, उसमें से हमने एक थीटा एंगल मूव कराया किसी चीज को, तो उसका हमें थीटा निकालना है।
इसका ये एंगल निकालना है, क्या होगा आर्क, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को आर्क अपॉन रेडियस, तो ये थीटा निकल के आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन, इस प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन। दूसरा है क्या क्या है सॉलिड एंगल, इसको सिंबल है ओमेगा या फिर ओम, रेजिस्टेंस वाला ओम, 12th में पढ़ते हैं इसको ओम रेजिस्टेंस के लिए यूज करा जाता है, लेकिन इसमें हम सॉलिड एंगल में भी इसको यूज कर लेते हैं। इसका क्या है, ये देखो ये ना ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। एक आइसक्रीम का कोन देखा होगा आपने, आइसक्रीम का कोन बनाता हूँ, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, तब भी अगर कोशिश करते हैं। ये आइसक्रीम का कोन, ये आइसक्रीम का कोन देखा आपने, ये बनाया मैंने, ये कोन अंदर से होलो है। अब उसके ऊपर फिर आइसक्रीम वाला क्या करता है, एक क्यूब आइसक्रीम रख देता है, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, ये आइसक्रीम का कोन, इसके ऊपर एक ऐसे करके आइसक्रीम रख दी। अब क्या हुआ, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया आगे पीछे सब ऊपर, इधर से भी उधर से भी एरिया जो है, इसको हमने ले लिया एरिया ए, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को ले लिया रेडियस आर। और जो ये एंगल है यहाँ पर, ये इसको 3D एंगल बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको सॉरी थीटा तो मैं बोलेंगे ओमेगा, ओमेगा। इसका होता है क्या ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसको फिर ओम भी कह सकते हैं। ये है सॉलिड एंगल। इसका यूज सिर्फ पूरी फिजिक्स में एक जगह होगा, शायद मैग्नेटिज्म चैप्टर में होगा, वहां पर हम बात करेंगे। अभी इतना जान लो कि सॉलिड एंगल होता है जिसकी यूनिट होती है स्ट्रे रेडियन, इसको सिंबल क्या होता है एस आर होता है, उसका क्या होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इतना याद रखो, बाकी बाद में हम बात करते हैं। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। मान लीजिए 5 मीटर, 5 क्या है नंबर, एम क्या है मीटर मतलब यूनिट, नंबर को मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, पीछे भी बताया था। अब इसको हम 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसको नंबर को लिख दिया n2 लिख दिया, सेंटीमीटर को मैंने u2 लिख दिया। ये क्या है n1 मैग्नीट्यूड और u क्या है यूनिट। इसका सिंपल एक फॉर्मूला बनता है n1u1 बराबर है n2u2, जैसे 5 मीटर लिख लो या फिर 500 सेंटीमीटर लिख लो, दोनों बराबर ही होता है। वैसे ही हमने n1u1 बराबर किसके हैं n2u2 के, ये समझ में आया। अब nu क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, nu जब कांस्टेंट होता है तो वो निकल के आता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके u के, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बेसिक मैथ में आता है, ये चीज आप जान लीजिए। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस फर्क होना चाहिए, उसमें कोई पावर ना लगी हो, सिंपल हो। जैसे कि इसमें सिंपल है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के, तो उसका ग्राफ क्या बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज समझ में आई। n1u1 बराबर किसके n2u2 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ए बी सी, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। देखिए जी, एन यू का ग्राफ दिया है यू से, एन यू का ग्राफ दिया है एन से, ये दोनों ग्राफ ही सही है। क्यों, यू क्योंकि एन यू क्या है, एन यू कांस्टेंट है। अब कोई चीज अगर एन यू दोनों कांस्टेंट है, अब इसका कंपैरिजन हम यू से कर ले या फिर एन से कर ले, रहेगी वो चीज कांस्टेंट ही रहेगी, ना वो चीज घटेगी ना कोई चीज वो बढ़ेगी। इसलिए इनका दोनों का ग्राफ ए वाला भी ठीक है और बी वाला भी ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इसका आंसर होगा। कुछ अब देखो मैंने बोला था आपसे बीच बीच में हम आपको बेसिक
मैथ भी सिखाते रहेंगे कन्वर्जन, जैसे कि कैलकुलेशन थोड़ी ईज़ी हो जाए। आगे चल के बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आते हैं, उनमें वैल्यू भी बड़ी-बड़ी होती हैं और उसको जल्द से जल्द हमें सॉल्व भी करना होता है। तो उनको ईज़ी वे में करने के लिए थोड़े बहुत ट्रिक हैं। ट्रिक समझ लो या फिर उसको डेरिवेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस आपके काम की है। पहला क्या है, स्पीड। स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, या फिर उसको मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट हो गई। मैंने बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे वो हम अभी बताते हैं। अब जैसे कि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला 36 किलोमीटर है, जैसे यहाँ पर बताता हूँ, देखो 36 किलोमीटर है पर आवर के, उसको हमें 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कि इसकी एन टू की वैल्यू 10 मीटर आएगी या नहीं आएगी, हमें पता लगाना है। तो पता कैसे लगाएंगे, देखो 36 ये क्या है, नंबर है, तो उसको n1 मान ले रहे हैं। किलोमीटर पर आवर क्या है, एक यूनिट है, इसको मान ले रहे हैं u1। ठीक, n2 हमें निकालना है। अभी मैंने तो बता दिया 10 आएगा इसका। पता करके देखते हैं कि 10 आएगा भी या फिर नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, ये चीज दे दी, इस फॉर्मूले में ये चीज दे दी, ये चीज दे दी और ये भी दे दी, हमसे एन टू पूछ लिया, या फिर एन टू दे दिया, हमसे एन वन पूछ लिया। तो इन चीज़ों को पता होने के लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना आना चाहिए। कैसे करते हैं वो हम यूज़ यहाँ बता रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 36 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी चली, उसको हमें 10 मीटर पर सेकंड में देखते हैं उसका एन टू क्या निकल के आएगा। मान लीजिए, चलो इसको हम 10 हटा दे रहे हैं, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू निकालना है। यूनिट इसकी दे रखी है मीटर पर सेकंड U2। एन वन क्या है, 36 किलोमीटर है। किलोमीटर को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आप इसको एम से एम काट दो, नहीं। पहले किलो, एक ही जैसी यूनिट में बनाना पड़ेगा। जैसे ये किलोमीटर में है, तो इसको भी हमें किलोमीटर में बना लो या फिर इसको मीटर में कर लो, लेकिन करना दोनों को सेम पड़ेगा। इसको हम आसान होगा, इसको कर ले रहे हैं, किलोमीटर है, इसको मीटर कर लेते हैं। 36,000 मीटर। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये हो गया। ठीक, अब आ जाए यहाँ पर, एन टू क्या है, उसको सेकंड कर लेते हैं। एन टू निकालना है, ये है मीटर पर सेकंड। अब कट सकता है, एम से एम कट गया, इससे ये कट गया। अब देखो इसको कितना हो गया पहले तो यहाँ लिखो, 36,000, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 36 36 कट गया, तो कितना है ये, 10। तो एन टू आ गई, एन टू की वैल्यू 10 आ गई। तो ये तरीका है कि इस वाले फॉर्मूले का कैसे यूज करा जाए। एक एग्जांपल से मैंने समझाया, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करा। अब और भी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि अब एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें एन टू वैल्यू निकालनी है मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक, एन टू की वैल्यू कितनी होगी, कोई बात नहीं, करके देख ले रहे हैं। इसको 54 लिखते हैं यहाँ पर। किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। एक आर को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 3600 सेकंड होगा। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, मीटर फिर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इन दोनों का गुणा कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। एन टू हमें निकालना है मीटर पर सेकंड, ये रहा। अब मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, 3600 से दो जीरो कट गए। अब ये भी कट जाएगा 3 बार में, 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये आएगा 15। एन टू की वैल्यू कितनी आ गई, 15।
नंबर आ गया 15 मैग्नीट्यूड। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस नोट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। नोट्स बहुत सिंपल बनाए हैं, ना ज़्यादा इसमें आपको परेशानी आएगी पढ़ने में। सिंपल क्रिप्स हैं, इतना पढ़ें, सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय।